हेलो बच्चों, आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 8 का पाठ 11 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है आपदा एवं आपदा प्रबंधन। अब आप आपदा शब्द से परिचित नहीं होंगे। आप सोच रहे होंगे कि आपदा क्या है और ये आपदा प्रबंधन क्या है। तो शुरुआत में ही हम आपको थोड़ा सा बता दें ताकि आपको पाठ में इंटरेस्ट हो जाए कि आपदा का मतलब है समस्या आना, जो परेशानी आ जाती है। बाढ़ की समस्या आ जाती है, महामारी की समस्या आ जाती है, भूकंप आ जाता है, ये सब जो आ जाते हैं इनको हम आपदा, भूगोल की भाषा में क्या कहते हैं, आपदा। और आपदा प्रबंधन क्या है, मतलब इन्हीं समस्याओं से आने के बाद तो हम उसका समाधान करते ही करते हैं, लेकिन समस्या आने से पहले भी हम कुछ उसका उपाय कर सकते हैं। उसके लिए कुछ अभी हम आगे पाठ में आपको पढ़ाएंगे कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो प्रबंधन जो भी उसके लिए हम सुविधाएं इकट्ठी कर लेते हैं उसको कहते हैं आपदा प्रबंधन। मैनेजमेंट कर लेते हैं कि अगर विपत्ति आई तो हमको ऐसा ऐसा करना चाहिए। देखिए, आपके पाठ में लिखा है कि हम देखते हैं कि हमारे गांव या शहर में जब भी कभी बाढ़ आती है तो चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यहाँ पर बाढ़ हो गई है। घरों में पानी भर जाता है, घर का सामान या तो नष्ट हो जाता है या बहकर कहीं और चला जाता है। कमजोर घर तो गिर भी जाते हैं। कुछ कच्चे मकान होते हैं, आप सुनते होंगे कि बाढ़ में इसका मकान ढह गया, उसका मकान। आप गांव में रहते हैं, कईयों के मकान टूट जाते हैं, परेशानी आ जाती है। कभी कभी मनुष्य और जानवरों की भी जान चली जाती है मकान गिर जाने से। जो लोग उस घर में रहते हैं, सोते रहते हैं, वो सब भी दब जाते हैं मलबे के नीचे। तो इस तरह से फसलें बर्बाद हो जाती हैं, फसलों में भी नुकसान हो जाता है पानी से, है ना। ज़्यादा अगर वो हो जाती है आंधी पानी तो बाढ़ की विभीषिका से उबरने में मनुष्य को काफ़ी समय लग जाता है। उस जितना नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई करने में, क्योंकि व्यक्ति तो थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ जोड़ता है। और जब ये प्राकृतिक विपदाएं आती हैं, विपदा आप जानते होंगे, कहते हैं विपत्ति पड़ी, है ना, तो इनको विपदा भी कहते हैं, आपदा भी कहते हैं। तो जब ये आपदाएं आती हैं तो व्यक्ति का पूरा एक साथ सब कुछ जितना भी उसने ज़िंदगी भर में जोड़ा है, सहेजा है, बनाया है, वो सब तहस नहस करके चली जाती हैं। इसी प्रकार भूकंप आने पर भी मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भूकंप से जान माल का अधिक नुकसान होता है। भूकंप, बाढ़ जैसी घटनाएं जिससे कि मानव समाज, जानवर, वनस्पतियों को बड़ी मात्रा में तथा तीव्र गति से हानि होती है, उसको क्या कहते हैं हम, आपदा। ऐसी घटनाएं जैसे कि भूकंप है, बाढ़ है, इन सब घटनाओं के जिससे कि मानव समाज, जानवर, वनस्पतियों आदि को हानि होती है तीव्र गति से, उन्हें जो अचानक से आ जाती हैं उन्हें हम आपदा कहते हैं। यहाँ देखिए, आपको यह भी समझाया है कि आपदा शब्द को अंग्रेजी में डिसास्टर कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द डिसास्टर से हुई है, जिसका जो दो शब्दों से बना है, डेस और एस्टेयर से मिलकर बना है। डेस का अर्थ है अशुभ और एस्टेयर का अर्थ है सितारा। इस प्रकार डिसास्टर का अर्थ होता है अशुभ तारा। ठीक है, आपको ये भी कोई पूछ सकता है कि इसका क्या अर्थ होता है इंग्लिश में, तो आप बताएंगे अशुभ तारा। अब हम चलते हैं कि ये आपदा होती कितने प्रकार की हैं। तो आपदा को दो प्रकार में, दो भागों में बांटा, मतलब विभाजित किया गया है। दो तरह की आपदाएं होती हैं, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा। अब प्राकृतिक और मानव जनित शब्द से तो आप पहले से परिचित ही हो गए हैं। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति के द्वारा आती है, नेचुरल तरीके से, जिसको हम नहीं रोक सकते हैं। और मानव जनित, कुछ मानव की गलतियों की वजह से अभी परेशानी कभी कभी आ जाती है, तो उसको कहते हैं मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप होने वाली आपदाएं प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक घटनाओं से होती हैं, जैसे भूकंप, प्रकृति में हलचल होती है तब भूकंप होता है ना, पृथ्वी के अंदर आंतरिक जब प्लेट्स आपस में टकराती हैं तब ये भूकंप आता है। भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, चक्रवात, आकाशीय बिजली गिरना, बादल फटना, बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक आपदाएं हैं। ये सब क्या है, प्राकृतिक परेशानियां हैं, आपदाएं हैं जो कि अचानक आ जाती हैं। इनको रोक पाना मनुष्य की क्षमता के बाहर है।
मनुष्य इनको रोक नहीं सकता। अगर भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, तो हम कुछ भी करके रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ बच सकते हैं, है ना। किंतु अतिरिक्त सतर्कता और कुशल प्रबंधन के द्वारा हम इनके दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं, है ना। हम इनसे बच सकते हैं कि हमको ज़्यादा नुकसान इससे ना हो। प्राकृतिक आपदाएं न केवल जनधन को हानि पहुंचाती हैं, बल्कि पर्यावरण के स्वरूप को भी प्रभावित करती हैं। जनधन को भी परेशानी, ये देखिए आप चित्र में देखिए किस तरह से भूकंप आने पर घर गिर जाता है, यहाँ की वनस्पति, लोग दब जाते हैं, मलबे में दिखाई दे रहा है आपको। तो कितना ज़्यादा नुकसान हो जाता है, आप खुद ही सबसे परिचित हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ आपदाओं के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि इन सब के बारे में आप शुरू के चैप्टर्स में 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर फिर आपको थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बताया गया है। ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप हर पार्ट में इसको पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए भूकंप के बारे में बता रहा है कि एक प्राकृतिक आपदा जो है हमारी, वो भूकंप है। यह विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। इसमें प्रभावित क्षेत्र की जमीन हिलने लगती है, जिससे कमजोर इमारतें गिर जाती हैं। इससे शहर और गांव के गांव मलबे के ढेर में बदल जाते हैं। इनमें दबकर मनुष्यों, पशुओं की मृत्यु हो जाती है। घनी आबादी वाले क्षेत्र में भूकंप आने से बड़ी मात्रा में नुकसान होता है। अगर ऐसी जगह भूकंप आए कि जहां आबादी नहीं है, ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं है, तो वहां नुकसान होने की संभावनाएं भी कम होती हैं। लेकिन बहुत घनी आबादी के क्षेत्र हैं, वहां पर हमारे लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। रेलवे, पुल, सड़क आदि को भी नुकसान हो जाता है। 2001 में गुजरात राज्य के भुज में आए भूकंप से अत्यधिक जान माल की क्षति हो गई थी। देखिए अब भूकंप आने का कारण ये आपको मालूम भी है, ये फिर से बता रहा है आपको कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्राकृतिक कारकों में हलचल होने के कारण जिससे अपार ऊर्जा निकलती है, यह ऊर्जा जब धरती से बाहर आने का प्रयास करती है तो धरती हिलने लगती है। पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से यह ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह स्थान भूकंप केंद्र कहलाता है। भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर भूकंप अधिकेंद्र होता है, जिसके आसपास के क्षेत्रों में अधिक हानि होती है। अब भूकंप प्रबंधन, मतलब भूकंप आए तो हमें क्या क्या करना चाहिए, हम इससे बचेंगे कैसे। तो भूकंप, कुछ चीज़ें तो हम पहले से कर सकते हैं। भूकंप आने के पहले ही हमको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हम आपदा के बाद करेंगे। तो ये यहाँ पे जो बता रही है आपदा से पहले, यानी कि भूकंप आने से पहले हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो भूकंप संवेदी क्षेत्रों की पहचान करना चाहिए कि किस क्षेत्र में ज़्यादा भूकंप आते हैं, तथा संवेदनशील क्षेत्रों में भूकंपीय घटनाओं के प्रति नागरिकों को जागरूक करना चाहिए, है ना। वहाँ कम लोग बसें और उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पर भूकंप आ सकते हैं। दूसरा है आपका उच्च भूकंप संवेदी क्षेत्रों को मानव निवास से बचाना व बड़े बांधों के निर्माण पर रोक लगाना। जहाँ पर बहुत ज़्यादा तीव्र गति से भूकंप आता है, वहाँ पर ज़्यादा निवास नहीं होने देना चाहिए, ज़्यादा जनसंख्या का निवास होने से बचाना चाहिए, और बड़े बड़े बांधों आदि को बनाने में भी रोक लगानी चाहिए। भवनों के निर्माण में भूकंप रोधी डिजाइन का प्रयोग करना चाहिए और ऊंची इमारत बनाने के निर्माण को रोकना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वहाँ नहीं बनानी चाहिए, और जो बनानी चाहिए वो भूकंप रोधी डिजाइन पर, जो उनकी नींव होती है उसमें भूकंप रोधी की तरह सरिया वगैरह लगा के बनाया जाता है, इंजीनियर्स उसको डिजाइन करते हैं, तो उस तरह की ही बिल्डिंग्स बनानी चाहिए ताकि भूकंप आए तो किसी तरह की बिल्डिंग्स ना गिरें। आगे देखते हैं, भवन निर्माण में उच्च गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। अच्छी क्वालिटी से, मजबूती से हमें मकान उस क्षेत्र पे बनवाना चाहिए। भूकंप आने की स्थिति का सामना करने हेतु नागरिकों को प्रशिक्षित करना चाहिए। अब देखिए आपदा के दौरान, मतलब जब भूकंप आ जाए तब हमें क्या करना चाहिए। जिस समय भूकंप आ रहा है उस समय हमको क्षणिक क्या रिएक्शन, क्या प्रतिक्रियाएं करनी चाहिए और अपने को बचाना चाहिए। तो पहला है भूकंप के दौरान किसी मजबूत वस्तु जैसे मेज है, तख्त है आदि के नीचे बैठना चाहिए।
कमरे के कोनों पर खड़े हो जाना चाहिए, है ना, किनारे पे जा कर के। भूकंप, क्योंकि पिलर जल्दी नहीं गिरता, दीवारें जल्दी गिर जाती हैं, तो अगर दीवार के पास हम टिकेंगे तो वो गिर सकती है और हम उसमें दब सकते हैं। भूकंप के दौरान सीढ़ी से नीचे उतरना और लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं लिफ्ट का प्रयोग करना चाहिए? इसलिए नहीं करना चाहिए कि उस समय बिजली जो होती है, बिजली पृथ्वी के हिलने से बिजली के तार टूट जाते हैं, लाइट चली जाती है, तो आप लिफ्ट में फंसे रह जाएंगे, फिर आप कहीं नहीं जा सकते। इसलिए कभी भी लिफ्ट का प्रयोग भूकंप के समय नहीं करना चाहिए। बिजली का मुख्य स्विच बंद कर देना चाहिए। खुले स्थान की तरफ जाना और हड़बड़ी ना करना, हड़बड़ी में नहीं भागना चाहिए। आप खुले स्थान पर जाइए, लेकिन आराम से, ऐसा ना हो कि आप बिना देखे एकदम से दौड़ जाए और गिर जाए तो और ज़्यादा नुकसान आपको हो जाए। आपदा के पश्चात क्या करें? ये तो आपदा के समय था, अब चली जाए, भूकंप हो जाए, उसके बाद क्या करें? तो भूकंप समाप्त होने पर मलबे में दबे हुए लोगों को खोजकर बाहर निकालना और उनका उपचार करना। जहाँ भी अगर क्षतिग्रस्त हो गया है एरिया, वहाँ पर हमें जाकर के लोगों की मदद करनी चाहिए। प्रभावित लोगों हेतु कपड़े, भोजन, शुद्ध पेयजल, दवाओं की भी व्यवस्था करनी चाहिए और प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। उनको कहीं रहने के लिए, फिर से उनके निर्माण कार्य में भी हमें भी सहायता करनी चाहिए। अब देखिए, दूसरी प्रकार की जो प्राकृतिक आपदा है, सुनामी, ये भी बहुत ज़्यादा आती है, ये भी बहुत नुकसान कर जाती है। ये देखिए, आप चित्र देखिए यहाँ पर, सुनामी, कितनी ऊंची ऊंची लहरें आती हैं और इस क्षेत्र पर जो भी मानव जनसंख्या है, जो भी निवास कर रहे हैं, उन सबको, वनस्पतियों को, जानवरों को, सबको नष्ट कर देती है। ये हम पढ़ते हैं इसके बारे में। यह समुद्र तटीय क्षेत्रों में आती है। सुनामी कहाँ आता है? समुद्र तटीय क्षेत्रों में आने वाली प्राकृतिक आपदा है। इसमें सागरीय लहरें विकराल रूप लेकर तटवर्ती क्षेत्रों से टकराती हैं और मानव जीवन, संपत्ति व इमारतों को अपार क्षति पहुंचाती हैं। सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पत्तन लहर या बंदरगाह की लहरें। सुनामी को या विनाशकारी लहरें भी होता है। सुनामी को भूकंपीय सागरीय लहरें भी कहते हैं। ठीक है, सुनामी का दूसरा नाम भूकंपीय सागरीय लहरें भी कहते हैं। भूकंप आने से, जब समुद्र में भूकंप आता है तब सुनामी आता है। तो सुनामी का कारण क्या है? समुद्र की तलहटी में भूकंप आने पर जल में तीव्र कंपन उत्पन्न होता है। इस कंपन से विनाशकारी लहरें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें सुनामी कहते हैं। सुनामी अपने उत्पत्ति केंद्र से तेज गति से चारों ओर बढ़ती है। यह लहरें जैसे जैसे तटों के पास आती हैं, इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है और विनाशकारी रूप ले लेती है। ठीक है, आपको समझ में आए? अब देखिए, एक और प्राकृतिक आपदा है भूस्खलन। अब ये भूस्खलन क्या है? भूस्खलन, ये देखिए चित्र के माध्यम से, जब चट्टानें टूट जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं वर्षा, आंधी, तूफान से। हमने आपको चट्टानों के बारे में पढ़ाया है पहले भी, 6 में भी, 7 में भी है आपकी चट्टानों के बारे में। तो ये अपर्दन के कारण जो टूट जा रही हैं, इससे कभी कभी वहाँ की जमीन एकदम से खिसक जाती है। वो पर्वत, पहाड़, पठार जो होते हैं, वो अंदर को धंसने लगते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है, यह आपदा सामान्यतः पर्वतीय स्थानों पर आती है। कहाँ आती है? भूस्खलन की जो प्रॉब्लम्स आती है, जो समस्याएं आती हैं, आपदा आती है, वो पर्वतीय स्थानों पर। प्राकृतिक या मानवीय कारणों से जब मिट्टी व टूटी फूटी चट्टानें खड़े ढालों के सहारे तेजी से नीचे सरकती हुई गिरती हैं, तो इसे भूस्खलन कहते हैं। इससे पर्वत की तलहटी में बसी मानव बस्तियों में जन धन की अपार हानि होती है। पूरे के पूरे गांव मलबे में दब जाते हैं। भूस्खलन से पहाड़ी रास्ते जो होते हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं, रुक जाते हैं, बीच में दरार पड़ जाती है, उस पार अब कोई आगे नहीं जा सकता, सब रास्ता जाम हो जाता है। बीच से जैसे ये क्रैक आपको दिख रहा है इस चित्र में, ऐसे टूट जाती है सड़क, गड्ढे हो जाते हैं। तो वर्षा ऋतु में भूस्खलन की संभावना अधिक होती है। भूस्खलन का कारण क्या होता है? भौतिक, रासायनिक तथा मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप चट्टानें टूटती फूटती रहती हैं। चट्टानों का ये मलबा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण नीचे की ओर सरक कर गिरता है। अब हमारी अगली है आपदा ज्वालामुखी। इसको भी आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़े भी हैं।
तो जब पृथ्वी के अंदर गर्म लावा, गर्म जो मैग्मा होता है, धरातल के कमजोर भाग को तोड़कर बाहर निकलता है तो इसे ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। इस क्रिया में मैग्मा के साथ जल वाष्प, गैस, धुआं आदि भी निकलता है। इस आपदा में निकलने वाला मैग्मा बड़ी दूर दूर तक चारों ओर पृथ्वी की सतह पर लावा के रूप में फैल जाता है और अपने संपर्क में आने वाले सभी जीव जंतुओं और मानव बस्तियों को नष्ट कर देता है। इसके ये तो पढ़े थे आप, हमने ज्वालामुखी पढ़ाया है आपको एक वीडियो में, एक चैप्टर में। अब ज्वालामुखी विस्फोट का कारण, क्या कारण है जिसके कारण ज्वालामुखी आता है? भूगर्भिक हलचलों के कारण जब मैग्मा जल वाष्प और शक्तिशाली गैसों के साथ ऊपर की ओर उठता है तो धरातल के कमजोर भाग को तोड़कर बाहर निकल आता। हमने बताया था जब अंदर जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, इतनी ज़्यादा वहाँ हलचल शक्ति आती है कि वो बाहर निकलने के लिए इतनी ज़्यादा ऊर्जा रहती है कि वो एक पृथ्वी में एक जगह छेद टाइप का होल हो जाता है, छिद्र करके बाहर को फैलता है। उसी को हम कहते हैं ज्वालामुखी विस्फोट। अब देखिए चक्रवात, चक्रवात भी आप पढ़े हैं। कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर घुमावदार हवाओं की तेज आंधी को क्या कहते हैं? चक्रवात। यह आपदा स्थलीय एवं समुद्री दोनों स्थानों पर आती है। उत्तरी गोलार्ध में इन हवाओं के चलने की दिशा बड़ी घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं चलती हैं तो हमने आपको बताया था कि घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में चलती, प्रतिकूल दिशा में, और दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती हैं। ये हवाएं इतनी तेज गति से चलती हैं कि अपने संपर्क में आने वाली सभी वस्तुओं और जीवों को उड़ा करके ले जाती हैं। आपने देखा होगा गोल गोल भमंडर टाइप के भी चलते हैं। ये हवाएं प्रभावित क्षेत्र में बिजली कड़कड़ाने के साथ साथ मूसलाधार बारिश भी करती हैं। तेज आंधी और मूसलाधार वर्षा का सम्मिलित प्रभाव प्रभावित क्षेत्र में अपार धन जन की हानि करता है। आपको पता है पेड़ गिर जाते हैं, कितना नुकसान हो जाता है। ये सब तो आप देखते हैं जब चक्रवात आता है गर्मी में। अब देखिए चक्रवात आने का कारण, समुद्र में सूर्य की गर्मी से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और अपने पीछे क्या करती है? कम वायुदाब का क्षेत्र बना देती है। ऊपर उठी गर्म हवा ऊपर की नमी से संघनित होकर बादलों का निर्माण करती है और रिक्त स्थान, जो खाली स्थान होता है, उसको भरने के लिए नम हवाएं तेजी के साथ नीचे जाकर ऊपर उठती हैं। तो फलस्वरूप ये हवाएं बहुत ही तेजी के साथ उस क्षेत्र के चारों ओर घूमकर घने बादलों और बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा भी करती हैं। ठीक है, आप ये भी देख लीजिए कि चक्रवातों को विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अमेरिका में चक्रवात को क्या कहते हैं? हरिकेन। और चीन में क्या कहते हैं? टाइफून। ठीक है, चीन में चक्रवात को क्या कहते हैं? टाइफून। और जापान में टैफू तथा ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? विली विली। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमेरिका में चक्रवात को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे हरिकेन। चीन में क्या कहते हैं? टाइफून, है ना। तो इस तरफ हम आते आकाशीय, अगली प्राकृतिक जो आपदा है हमारी अगली है वो है आकाशीय बिजली गिरना। आप देखते हैं बिजली गिर जाती है, सब सुने कितना नुकसान हो जाता है, खेतों में बिजली गिर जाती है ना। तो आकाश में चमकने वाली बिजली जब चालक की तलाश में पृथ्वी पर आती है तो उसे आकाशीय बिजली गिरना कहते हैं। इस बिजली में सूर्य की बाहरी सतह से अधिक ऊष्मा होती, बहुत तेज ऊष्मा होती है। इसके गिरने पर संपर्क में आने वाले मनुष्य और जानवरों की मृत्यु तक हो जाती है। फसलों व जंगलों में आग भी लग जाती है ना, कब बिजली गिरती है तो। अब क्या कारण है आकाशीय बिजली गिरने का? आसमान में विपरीत दिशा में चलने वाली जो यह होती है, विपरीत आवेश वाले बादलों के आपस में टकराने पर होने वाले घर्षण से बिजली उत्पन्न होती है। जो आसमान में विपरीत आवेश वाले जब बादल आपस में टकराते हैं तो उनके घर्षण से एक ऊष्मा सी निकलती है, बिजली उत्पन्न होती है। इस बिजली को आकाश में किसी तरह का चालक नहीं मिलता, तो वो पृथ्वी पर चालक को खींचती है। जिस बिजली के चालक सुचालक आप पढ़े हैं ना, तो बिजली के चालक की जहाँ पृथ्वी पर बिजली के चालक की उपलब्धता होने से ये पृथ्वी पर गिरती है, यहाँ की ओर आती है। अब अगली आपकी प्राकृतिक आपदा है बादल फटना। अब सोचिए आप बादल कैसे फट जाते होंगे, है ना।
ये भी बहुत बड़ी अभी आप केदारनाथ में हुई थी, तो ये 2013 में शायद बहुत विकट समस्या, बादल फट गया था, बहुत लोग बह गए थे, बसें बह गई थी। तो ये अचानक से हो जाती, कभी कभी इतनी तेज एक जगह पर जब निश्चित क्षेत्र पर बहुत तेज बारिश हो जाती है तो वहाँ पे बहुत तहस नहस हो जाता है, उसको बादल फटना कहते हैं। देखिए हम पढ़ते हैं हम लोग ये सीमित समय और सीमित क्षेत्र में गरज और बिजली कड़कने के साथ जब मूसलाधार वर्षा होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, बादल फटना। इतनी तेज वर्षा इतनी स्पीड में होती है कि वो वहाँ की जमीन को ही वो कर देती है, बिल्कुल आधी सरक जाता है हिस्सा, फूट करके ग्लेशियर जो है पूरे एक चट्टान के रूप में पिघल कर बहने लगता है। बादल फटने पर उस क्षेत्र विशेष में 1 घंटे में 100 मिलीलीटर या उससे भी अधिक की वर्षा हो जाती है। बादल फटने की घटनाएं अधिकांशतः पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। बादल फटने पर उस क्षेत्र में आकस्मिक बाढ़ आ जाती है, हमने बताया ना, पानी होने लगता है, भूस्खलन, तीव्र मृदापर्दन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती, जमीन खिसकने लगती है। इसके कारण जन धन की हानि होती है। अब बादल फटने का कारण, पर्वतीय अवरोधों के कारण जब कभी अधिक नमी युक्त वायु तेजी से ऊपर उठती है और सघन बादलों का निर्माण करती है तो भारी वर्षा या बादल फटने की घटना होती है। तो जब अभी आप अगली समस्या है आपकी, ये देखिए बाढ़ से तो आप सभी परिचित हैं, हम लोग गंगा जमुना के किनारे रहते हैं और हर साल बाढ़ को देखते हैं। तो बाढ़ क्या है, कैसे आती है, देखिए चित्र में भी आप देखें ये बच्चे लोग कैसे संभल के जा रहे हैं, कर रहे हैं। जब नदी का पानी उसके किनारों के ऊपर से प्रवाहित होकर निकटवर्ती क्षेत्रों में चला जाता है अथवा भारी वर्षा या किसी अन्य कारण से स्थलीय भाग पानी काफी समय तक जलमग्न हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बाढ़। जब हमारे घरों में घुसने लगता है, जमीन में आ जाता है, पानी इतना ज्यादा हो जाता है तो हम उसे बाढ़ कहते हैं। इस आपदा के आने पर जन धन की हानि, व्यापक हानि हो जाती है, बस्तियां एवं फसलों का विनाश हो जाता है। अब हम देखते बाढ़ का कारण क्या है। अत्यधिक वर्षा, नदियों के घुमावदार मार्ग, जंगलों के कटाव आदि के कारण बाढ़ आती है। अब सूखा भी पड़ जाता है, कभी कभी बाढ़ आ जाती है और कभी कभी पानी बरसता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग तो मानसूनी क्षेत्र पे रहते हैं। कभी मौसम कहीं बहुत बारिश होती है, कभी बारिश नहीं होती है। तो जिस वर्ष बारिश नहीं होती उस वर्ष क्या पड़ जाता है, सूखा। या जिन क्षेत्रों में भी नहीं, किसी क्षेत्र में तो बहुत होती है और किसी क्षेत्र में कम होती है, तो वहाँ सूखा पड़ जाता है। तो जब किसी क्षेत्र में अधिक समय तक, कई महीनों तक वर्षा कम होती है या नहीं होती है तो इसे आपदा को सूखा कहते हैं, या हम कहते हैं अकाल पड़ गया, है ना, वहाँ फसलें नहीं होती हैं। यह अत्यंत घातक प्राकृतिक आपदा है। इसमें फसलें, पौधे, पालतू पशु एवं अन्य जीव जंतुओं के अस्तित्व के लिए आवश्यक जल एवं भोजन की कमी हो जाती है, जिससे इनके गंभीर संकट हमको देखने को, जीवन पर गंभीर संकट देखने को मिलता है, उत्पन्न हो जाते हैं। अब सूखा का कारण क्या है। वर्षा में कमी के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। ये देखिए सूखा आपदा में लोग पानी के लिए, चित्र में देखिए कैसे परेशान हो जाते हैं, जमीन पूरी सूख जाती है, थोड़ा थोड़ा पानी को तरस जाते हैं। अब आता है आपका, अब ये तो थी प्राकृतिक आपदाएं जिनको कि हम रोक ही नहीं सकते, है ना, इनसे समाधान, इनका सिर्फ हम सुरक्षा कर सकते हैं, अपनी सावधानी बरत सकते हैं। अब है मानव जनित आपदा। मनुष्य के क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप होने वाली आपदाएं मानव जनित आपदाएं हैं। इनके घटित होने के लिए वास्तव में मानव ही जिम्मेदार है। जलाशय जनित भूकंप, मानव जनित भूस्खलन, त्वरित मृदापर्दन, जहरीली गैसों का रिसाव, सागरों में पेट्रोलियम पदार्थों का रिसाव, नाभिकीय विकिरण, नाभिकीय विस्फोट, मानव जनसंख्या विस्फोट और महामारी। देखिए इस समय आपके यहाँ कोविड-19 कितनी बड़ी महामारी है, कैसे पूरे विश्व को उसने अपने में जकड़ के रखा हुआ है, कितनी दुनिया परेशान है, कितने लोग मर रहे हैं। ये मानव जनित, कोई कह रहा चीन ने वायरस बनाया है, कहाँ से आया है। तो इस तरह से हम लोगों से भी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनके कारण समस्याएं या आपदाएं आ जाती हैं। तो ये सब मानव जनित आपदाएं क्या कहलाएंगी, मानव जनित आपदाएं। इनका प्रबंधन और नियंत्रण संभव है। मानव अगर गलती ना करे, सही से कार्य करे तो ये सब हम इनको रोक सकते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन। अब देखिए आपदा प्रबंधन के लिए क्या किया गया कि समस्याएं आई तो क्या हो। अपना देश
भारत लंबे समय से प्राकृतिक प्रकोपों एवं आपदाओं का शिकार होता रहा है। इन प्राकृतिक घटनाओं से व्यापक पैमाने पर जनधन की हानि होती थी। इसके लिए देखिए, ओडिशा में 1999 में और गुजरात के 2001 में बहुत भूकंप आया था, ठीक है, और 2004 में दक्षिण भारत में भी भूकंप आया था। तो हमने क्या किया, इन सब के लिए एक संशोधन किया। 2005 में संसद द्वारा क्या बनाया गया, आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया, और इस अधिनियम द्वारा 2006 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। ठीक है, ये देखिए 2006 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। और इस अधिनियम के लिए ये काम क्या करता है, ये अधिनियम, ये मतलब गठन क्या करता, किस लिए किया गया है, ये उसके आपदा के पूर्व और पश्चात जो भी परेशानी आती है, आपदा पूर्व की तैयारी, निवारण, बचाव, राहत कार्य, पुनर्निर्माण, पुनर्वास, रिकवरी कार्य की व्यवस्था करता है। इसके लिए राष्ट्रीय, प्रांतीय और जिला स्तर, विकास खंड स्तर पर भी संस्थाओं का गठन किया गया है। अब देखिए, केंद्र स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो राष्ट्रीय आपदा है वो पूरे राष्ट्र की, पूरे देश की करती है। आपदा आती है कहीं भी, वो वहाँ पर भी उसका जा कर के सहयोग करती है। तो उसका अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। देखिए इस समय मोदी जी कर रहे हैं, है ना। राज्य स्तर पर जो राज्य आपदा प्रबंधन समिति होती है उसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, राज्य में जो होती है अपने अपने राज्य के, है ना। और एक होती है जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, जिलाधिकारी एवं जिला पंचायत अध्यक्ष। और एक पंचायत स्तर पर, नगर पालिका स्तर पर। इस तरह हम देखें कि आपदा के तत्व क्या क्या हैं, मतलब क्या क्या चीजें होती हैं। आपदा के 6 तत्व हैं। कितने 6 तत्वों में बांटा गया आपदा को। कोई आपसे पूछे कि आपदा प्रबंधन के कितने तत्व हैं तो आप बताएंगे 6। कौन कौन सा, पहला आपदा निरोध, पहले तो आए ना आपदा, हमको ऐसा कुछ करना चाहिए। फिर आपदा आ जाए तो उसका निवारण कैसे करें, उसको खत्म कैसे करें, समाप्ति कैसे करें। फिर आपदा की तैयारी कैसे करें कि हमको कम नुकसान हो। फिर प्रतिक्रिया क्या करना चाहिए, क्या रिएक्शन होता है। पुनर्वास, फिर आपदा के बाद उन सबको रिकवरी करना पड़ता है, पुनर्वास कराना पड़ता है। पुनर्निर्माण और रिकवरी, इस तरह 6 तत्वों में इसको हम करते हैं। इस तरह से आपका ये पाठ जो है समाप्त हुआ और इसमें आपको अगर कोई परेशानी आती है तो आप मुझे बताइए और मैं लिख करके कमेंट्स बॉक्स में मैं उसका समाधान